हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 दिसंबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो CSET लाइव क्लासेस का बैच है, नया बैच है, 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है, तो उसके थ्रू जाके आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से इसको एनरोल भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिल रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि जो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चलेंगे और थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप भी करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। इसमें फ्रंट पेज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहली इमेज आपको दिख रही है, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, अ बीट गोज़ मिसिंग। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ना, जो एक बहुत ही मशहूर तबला वादक, तबला प्लेयर हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका यहाँ पर देहांत हो गया है, निधन हो गया है ना। और इनकी जिस इशू की वजह से इनकी डेथ हुई है ना, एक लंग इन्फेक्शन है, बेसिकली पल्मोनरी इन्फेक्शन है। उसके बारे में एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, वहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उस डिज़ीज़ के बारे में। तो फिलहाल भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ये दुख झेलने की शक्ति दे। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, दैट इज़ अनुराग कुमारा दिसानाइके, वो भारत की यात्रा पर हैं। पहली अपनी विदेश यात्रा में वो भारत आए हुए हैं और इस दौरान कल इनकी मुलाकात ये राष्ट्रपति भवन यानी कि इंडिया में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। और इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर ये बोली है कि वोंट अलाउ यूज़ ऑफ आवर लैंड अगेंस्ट इंडिया। इन्होंने ये साफ साफ यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा है कि हम अपनी ज़मीन को यानी कि श्रीलंका की ज़मीन को किसी भी ऐसे पर्पस के लिए यूज़ नहीं होने देंगे जो इंडिया के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से जो इशारा है वो श्रीलंका को किया गया है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि श्रीलंका जो है वो इंडियन ओशन रीजन में उसका जो असर्टिवनेस है वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ श्रीलंका का एक पोर्ट है, दैट इज़ हम्बनटोटा पोर्ट, उसको भी चाइना क्या कर रहा है, चाइना उसको भी डेवलप कर रहा है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर एक तरीके से चाइना को एक आप कह सकते हैं कि एक इशारा दिया है कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर एक एडिटोरियल वाले पेज पर एक आर्टिकल है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू और इसको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़िएगा, अ क्राइसिस इन मेकिंग। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि हमारे देश जो है वो अभी उसका जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है और अगले 3 दशकों तक, हमारा 2030 के बाद की बात की जा रही है कि उसके बाद के जो 3 दशक होंगे उसमें इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट वर्क फोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, 1.04 बिलियन का इन्होंने एक आंकड़ा दिया है, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर हमारे देश में जो है वो क्या होंगे, वर्क फोर्स होगा। लेकिन उस वर्क फोर्स की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, उस वर्क फोर्स में एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। स्किल्स का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा उनकी हेल्थ वगैरह का भी इशू है। तो वो सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, देन ओनली
उस डेमोग्राफी से वी कैन अचीव द डिविडेंड, तो अभी हमें उस डेमोग्राफी से डिविडेंड मिल सकता है। अदरवाइज होगा क्या कि अगर अगर वो सब चीज़ें हम नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, तो कुछ समय के बाद वही सारी की सारी जो हमारी एक यंग एज या वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो एक एजिंग पॉपुलेशन में बदल जाएगी, है ना। तो वो फिर एक इशू पैदा कर सकता है और वो देश के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इनका ये कहना है कि समय रहते जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए, एजुकेशन लेवल्स इंप्रूव किए जाएं, जो यूथ है उसकी स्किल्स इंप्रूव की जाए, उनकी हेल्थ इंप्रूव की जाए, सो दैट कि ये जो हमारे अगले 3 दशक होंगे जिसमें इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड, 100 करोड़ से ज़्यादा का बताया गया है, 1.04 बिलियन, उसका हम लोग फ़ायदा या लाभ उठा सकें। ठीक है, तो जिस आर्टिकल को एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। बाकी यहाँ पर कुछ आर्टिकल नहीं है। और अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जो आर्टिकल है वो मतलब एज सच आपको पढ़ना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर यह बताया गया है कि 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं वो पहली बार डाउन हुए हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो हम लोग दो चीज़ों के एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, वन इज़ एक्सपोर्ट्स इन मर्चेंडाइज या गुड्स का एक्सपोर्ट, और दूसरा हम बात करते हैं सर्विसेज का एक्सपोर्ट। और आपने जनरली ये चीज़ देखी है कि इंडिया इज़ ऑलवेज द लीडर इन दी सर्विस एक्सपोर्ट्स। हमारा गुड एक्सपोर्ट्स उतना ज़्यादा नहीं है बट सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा रहती हैं, है ना। गुड्स एक्सपोर्ट में हमारा डेफिसिट भी है और सर्विस एक्सपोर्ट्स में हमारा सरप्लस रहता है। लेकिन इस बार जो है वो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट जो डेटा है वो ये दिखाता है कि सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट से थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, बट यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, है ना। जस्ट एक डेटा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस तरीके का मंथली डेटा या जो रेगुलर डेटा आता है उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर के जो 3 आर्टिकल्स हैं इनके बारे में एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स जो है वो आप लोगों का पहला स्टेज होगा ऑफ द एग्जामिनेशन, और उसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सीसेट तीनों की ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उन तीनों की आपकी तैयारी को एसेस करने के लिए यू हैव अ मेथड, एक तरीका है, एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि 849 रुपीज़ में आपको दी जा रही है विद 91 टेस्ट, और इसमें तीनों ही चीज़ें इंक्लूडेड है, तो आप अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाएगी विद ओनली 81 टेस्ट। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको 449 में मिल जाते हैं। अगर सिर्फ आप बात करते हैं करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 16 मंथ्स के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं ओनली एट 299, 32 टेस्ट, तो इसमें एनरोल करना चाहें तो ये भी एक ऑप्शन है। और अगर आप सिर्फ सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट चाहते हैं तो वो आपको 249 में मिल जाएंगे विद 10 टेस्ट। ठीक है, तो इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे वेबसाइट और ऐप में लिस्टेड है। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको एनरोल कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमसे यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इन आर्टिकल्स पर चलते हैं और इन आर्टिकल्स को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है वो ये है कि जो हमारी संविधान सभा थी
ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके ही दो प्रोमिनेंट लीडर्स, एक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, और एक है के एम मुंशी। इनके यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर क्या विचार थे, क्या व्यूज़ थे, उसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो ये अभी बेसिकली मतलब यूसीसी का कंटेक्स्ट या इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इन लीडर्स के विचार हैं उनके बारे में क्यों बात की जा रही है, तो जो इसका कंटेक्स्ट है वो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जो यूसीसी की बात की है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है सैटरडे के दिन, और उसमें ये कहा है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और के एम मुंशी हैं, है ना, उनके व्यूज़ को प्रधानमंत्री ने रिकॉल किया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड इट वुड बी गुड फॉर द फ्यूचर इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया था कि ये जो आने वाली समय की सरकारें होंगी उनके लिए बेहतर होगा कि वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेटेड फॉर एंडिंग द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इस बात की वकालत की थी, मतलब इस बात के वो फेवर में थे, पक्ष में थे कि जो धर्म पर आधारित पर्सनल लॉज हैं उनको ख़त्म किया जाए और सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा है। अब के एम मुंशी के बारे में उन्होंने ये कहा कि के एम मुंशी हु वुड गो ऑन टू सर्व द कैबिनेट ऑफ पीएम जवाहरलाल नेहरू, ये बेसिकली पीएम जवाहरलाल नेहरू जब बने तो उनकी कैबिनेट में शामिल थे, दैट इज़ के एम मुंशी। इन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने यूसीसी को डिस्क्राइब किया एज बीइंग इंटीग्रल फॉर नेशनल यूनिटी एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता और आधुनिकता के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए यूसीसी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा प्रधानमंत्री का यहाँ पर कहना है। अब यूसीसी का मतलब क्या होता है, वैसे आप लोगों को ये पता होगा। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब होता है कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे कॉमन सेट ऑफ लॉज हैं जो पर्सनल मैटर्स को गवर्न करते हैं। पर्सनल मैटर्स मतलब सक्सेशन, है ना, सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकार, मैरिज यानी कि विवाह संबंधी जो भी मामले हैं या इनहेरिटेंस के जो मामले हैं, है ना, तो उसके लिए कॉमन लॉज, कॉमन सेट ऑफ लॉज जो इन चीज़ों को गवर्न करता है। जो अभी का हमारा करंट सिस्टम है जिसमें रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अपने खुद के पर्सनल लॉज होते हैं, उसकी तरह नहीं, है ना। अभी तो सारे अलग अलग रिलीजन्स, जैसे हिंदूज़ के लिए अलग लॉज हैं, है ना, मुस्लिम्स के लिए उनके अलग पर्सनल लॉज हैं, तो उन सब के बजाय एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज या कॉमन सेट ऑफ लॉज जो इस सारे मैटर्स को डील करेगा सभी रिलीजन्स के लिए, इट विल बी एप्लीकेबल इक्वली फॉर ऑल। अब यूसीसी जो है उसको डिस्कस किया गया था एज आर्टिकल 35। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसको डिस्कस किया गया तो इट वाज डिस्कस्ड एज आर्टिकल 35। ठीक है, इसके ऊपर वोटिंग भी हुई और इसको पास भी किया गया, और बाद में इसका जो नंबर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप सबको पता है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 44। आज की डेट में अगर आप हमारे संविधान का आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44 देखेंगे तो वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया, आलोचना भी की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट होती है 23 नवंबर 1948 के दिन, 1948 में दिन, फोकस्ड ऑन अ ड्राफ्ट आर्टिकल ऑन द यूसीसी to be included under the directive principles of state policy, broad ideas that the state ought to incorporate in policy making but would not be legally bound to abide by। ठीक है, तो 23 नवंबर 1948, 23 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट होती है वो मेनली जो ये यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट आर्टिकल था उसके ऊपर होती है, और उसमें यही था कि यूसीसी को जो है वो डीपीएसपी में इंक्लूड किया जाएगा, है ना। डीपीएसपी बेसिकली क्या होते हैं, इस तरीके के ऐसे आइडियाज़ जिनको स्टेट को क्या करना है, अपनी पॉलिसीज़ में इंक्लूड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, बट दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग ये नहीं होते हैं।
ठीक है, जस्ट गिव। तो जो ये ड्राफ्ट आर्टिकल है, ये आप बात समझ गए यहाँ तक की। अब जो ये ड्राफ्ट आर्टिकल है, जो जिसमें मैंने आपको बताया कि यूसीसी को डिस्कस किया गया एज आर्टिकल 35, उसमें यह कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही लैंग्वेज बेसिकली एग्जैक्टली आर्टिकल 44 में भी लिखी गई है। ठीक है, कि स्टेट को क्या करना होगा, शैल एंडेवियर मतलब कोशिश करनी होगी, टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बनाना होगा, जो कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया लागू होगा। ठीक है, अब कुछ इसमें मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जैसे मोहम्मद इस्माइल साहिब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, इन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया। इनका ये कहना था कि द आइडिया मे बी टू सिक्योर हारमनी थ्रू यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कि आइडिया बेसिकली ये हो सकता है कि आप पूरे देश में एक हारमनी, एक सौहार्द लाना चाहते हैं यूनिफॉर्मिटी के थ्रू, लेकिन फॉर दैट पर्पस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रेजिमेंट द सिविल लॉज ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द पर्सनल लॉज। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों के जो सिविल लॉज हैं, जो सिविल कानून हैं इंक्लूडिंग द पर्सनल लॉज, उनको रेजिमेंट किया जाए। रेजिमेंट का मतलब वही है कि उनको उनमें कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव जो है वो किए जाएं। तो इनका यही कहना था कि इस तरीके का जो रेजिमेंटेशन है दैट विल ब्रिंग डिसकंटेंट एंड हारमनी विल बी इफेक्टेड। तो इससे लोगों के बीच में जो है वो एक डिसकंटेंट की भावना पैदा होगी। डिसकंटेंट का मतलब होता है आप कहते हैं कंटेंटेड विद, मतलब आप किसी चीज़ से जो है वो खुश हैं, या आप किसी चीज़ को पाने के बाद व्हेन यू फील सेटिस्फाइड, है ना, तो आप एक तरीके से डिससेटिस्फाइड टाइप हो जाएंगे लोग जो हैं, और इससे जो हारमनी है, जो सौहार्द है, वो प्रभावित होगा, ऐसा इनका कहना था। एंड इट वॉज लाइकली इन एंटिसिपेशन ऑफ सच अपोजिशन दैट द आर्टिकल वॉज ओनली सजेस्टेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसलिए इन्हीं तरीके के जो अपोजिशन है, या जो इन्हीं तरीक़ों का विरोध है, इनको देखते हुए, इनको समझते हुए, इसीलिए ये सजेस्ट किया गया था कि इस आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी में रखा जाएगा और कहीं नहीं। अब इसके बाद के एम मुंशी जो हैं, उनका कहना था कि यूसीसी विल नॉट बी टायरेनिकल। टायरेनिकल का मतलब होता है, टायरेनी का मतलब होता है अत्याचार करना, है ना, तो टायरेनिकल का मतलब हो गया अत्याचारी। तो मुंशी डिसएग्रीड दैट हैविंग अ यूसीसी वुड बी टायरेनिकल टू माइनॉरिटीज़। तो मुंशी जो है वो इस बात से एग्री नहीं करते थे कि अगर यूसीसी होगा तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए क्या हो जाएगा, टायरेनिकल हो जाएगा, या क्या नहीं कि माइनॉरिटीज़ का इनसे अत्याचार होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो इनका यही कहना है कि नोवेयर इन एडवांस्ड मुस्लिम कंट्रीज द पर्सनल लॉ ऑफ ईच माइनॉरिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सो सैक्रोसेंट एज टू प्रिवेंट द एनेक्टमेंट ऑफ सिविल कोड। तो इनका ये कहना था कि किसी भी जो एडवांस्ड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं,
उनमें हर माइनॉरिटी के जो पर्सनल लॉज हैं उनको इतना सैंक्रोसैंक्ट भी नहीं माना जाता कि सिविल लॉ को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और ही सेड देयर वर मैनी अमंग हिंदूज हु डिड नॉट लाइक द यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि कई सारे ऐसे हिंदूज भी हैं जिनको सिविल कोड पसंद नहीं है, बिकॉज दे फील द पर्सनल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सक्सेशन एक्सेट्रा इज रियली अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि उनका जो इस तरीके के लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के, वो उनके रिलीजन के पार्ट हैं। बट इन दैट केस, लेकिन उस केस में भी यू कैन नेवर गिव फॉर इंस्टेंस इक्वलिटी टू वुमेन, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर आप महिलाओं को कभी भी जो है वो समानता नहीं दे सकते, ठीक है। भले ही आपके लिए, आपके पास उन चीज़ों को लेकर, मतलब जैसे क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी है, वो फंडामेंटल राइट्स में तो है ना। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि सभी को समान अधिकार मिले, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना। उसमें यही है कि जेंडर के आधार पर भी, सेक्स के आधार पर भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल है जब तक इस तरीके के जो ये पर्सनल लॉज हैं ये प्रिवेल करते हैं, वो तब तक, ठीक है। इसके बाद मुंशी ने यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया कि हिंदू लॉ में यू गेट एनी अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, एंड इफ दैट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन और हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, यू कैन नॉट पास अ सिंगल लॉ विच वुड एलिवेट द पोजिशन ऑफ हिंदू वुमेन टू दैट ऑफ अ मैन। यानी कि हिंदू लॉ में यू गेट एनी अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हो रहा है, और अगर ये हिंदू रिलीजन या हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस का एक पार्ट है, तो आप कोई भी ऐसा सिंगल लॉ पास नहीं कर सकते कि जिससे जो हिंदू विमेन की स्थिति है, जो उसकी पोजीशन है, वो आदमियों की पोजीशन तक पहुंच जाए। तो इसलिए इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि देयर वाज नो रीज़न फॉर नॉट हैविंग अ सिविल कोड फॉर इंडिया, कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि भारत में सिविल कोड जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब ही वॉज ऑल्सो इन द फेवर ऑफ दैट। और इन्होंने मुस्लिम से ये कहा टू रियलाइज, कि आप इस बात को रियलाइज करें कि दैट द सूनर वी फॉरगेट दिस आइसोलेशनिस्ट आउटलुक ऑन लाइफ इट विल बी बेटर फॉर द कंट्री, ठीक है। और जब हम जितनी जल्दी ये अपना जो आइसोलेशन वाला एक आउटलुक है इसको भूल जाएं, उतना जो है वो देश के लिए बेहतर होगा। रिलीजन, धर्म जो है दैट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्फेयर्स अपरटेनिंग टू इट, यानी कि धर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एरियाज तक या ऐसे मतलब चीज़ों तक होना चाहिए जो उससे रिलेटेड है, जो उससे संबंधित हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ मस्ट बी रेगुलेटेड सो दैट इंडिया इवॉल्व्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड कंसोलिडेटेड नेशन। और बाकी जो लाइफ की बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको इस तरीके से रेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि भारत जो है वो एक मजबूत और एक कंसोलिडेटेड नेशन जो है वो बन के उभरे, ठीक है। अब इसके बाद अंबेडकर जो है उन्होंने भी आर्टिकल 35 को बैक किया है। अंबेडकर का कहना था दैट ही वुड नॉट डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूसीसी बट ही एडवोकेटेड फॉर आर्टिकल 35। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल या यूसीसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आर्टिकल 35 की उन्होंने वकालत की। ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ इट। ही सेड ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट द सजेशन दैट अ यूसीसी वॉज नॉट पॉसिबल फॉर और डिज़ायरेबल इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए या सरप्राइज हुए इस सजेशन में कि भारत जैसे इतने बड़े देश में यूसीसी जो है वो पॉसिबल या डिज़ायरेबल नहीं है। वी हैव इन दिस कंट्री अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ह्यूमन रिलेशनशिप के ऑलमोस्ट जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी को कवर करने के लिए जो लॉज हैं दे आर यूनिफॉर्म, है ना, इंक्लूडिंग अ यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट क्रिमिनल कोड्स जो कि हमारे देश में काम कर रहे हैं, पूरे देश में लागू हैं, जो कि जैसे आईपीसी हो गया, है ना, इंडियन पीनल कोड है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सबके ऊपर लागू होती हैं। या फिर हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना, मतलब इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है। ये उस समय की बात बताई गई है जब डॉक्टर अंबेडकर ने इनका जिक्र किया था, है ना। तो ये कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें या इस तरीके के सारे लॉज यूनिफॉर्मली सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं तो फिर यूसीसी भी हो सकता है ना। फिर इस तरीके के जो मामले हैं, चाहे वो मैरिज का हो, इनहेरिटेंस का हो, सक्सेशन का हो, तो सिर्फ उनके ऊपर पर्सनल लॉज लग रहे हैं, लागू हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ वॉज नॉट
इम्यूटेबल एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो इम्यूटेबल नहीं है। इम्यूटेबल मतलब विच कैन नॉट बी चेंज, है ना, और पूरे के पूरे देश में यूनिफॉर्म भी नहीं है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 1935 तक, 1935 तक जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाला रीजन है, मतलब जो बाद में फिर इधर आपका ये पंजाब से अलग होकर जो पाकिस्तान का रीजन बना, दैट फॉलोड द हिंदू लॉ इन द मैटर ऑफ सक्सेशन एंड इन अदर मैटर्स। ठीक है, वो सक्सेशन और बाकी मामलों में हिंदू लॉ को फॉलो करता था। उसके बाद दिसंबर 2 तारीख को एक और डिस्कशन होता है ऑन द पावर ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन रिलीजियस मैटर्स, कि रिलीजियस मैटर्स में स्टेट की क्या पावर होगी, है ना, क्या लॉज बनाने को लेकर, लेजिस्लेट करने को लेकर। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई रिलीजन्स शुड बी गिवन दिस वास्ट एक्सपेंसिव जुरिस्डिक्शन टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन दैट फील्ड। तो इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझता, या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों रिलीजन को जो है वो इतना ज़्यादा, इतना वास्ट जुरिस्डिक्शन दिया गया है ना, टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन दैट फील्ड, कि लेजिस्लेचर जो है उस फील्ड के ऊपर एनक्रोच ना कर ले। और व्हेन द टास्क इज टू यूनिफॉर्म अ सोशल सिस्टम फुल ऑफ इनइक्विटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू कंसीव दैट द पर्सनल लॉ शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। तो जब हमारा जो टास्क है वो एक सामाजिक व्यवस्था को, एक सोशल सिस्टम को रिफॉर्म करने का है, और वो भी ऐसी सामाजिक व्यवस्था या एक ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ पर इनिक्विटीज़ हैं, जहाँ पर भेदभाव है, असमानताएं हैं, तो ये किसी के लिए भी इसको मतलब समझना इम्पॉसिबल है कि पर्सनल लॉ जो है वो स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर होने चाहिए। बाद में इन्होंने ये भी कहा कि that all that the state is claiming is a power to legislate, and there was no need to fear that if the state has the power, it will immediately proceed to execute or enforce it in a manner that may be objectionable to Muslims or Christians or any other community in India। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि स्टेट जो क्लेम कर रही है वो है पावर टू लेजिस्लेट, कि इन मामलों में पावर किसके पास आए, मतलब जो पर्सनल मैटर्स हैं उनके मामले में पावर किसके पास आएगी अगर यूसीसी हो गया तो? पार्लियामेंट के पास, या सेंटर के पास, या स्टेट्स के पास। स्टेट मतलब अथॉरिटी के पास, है ना। तो स्टेट सिर्फ ये क्लेम कर रही है कि उनके पास लेजिस्लेट करने की पावर हो। लेजिस्लेट करने का मतलब होता है टू मेक लॉज, एंड देयर वाज नो नीड टू फियर, और इस बात से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर स्टेट के पास ये पावर आती है तो इमीडिएटली दैट विल प्रोसीड टू एग्जीक्यूट और इन्फोर्स इट इन अ मैनर, कि स्टेट के पास अगर पावर आती है तो वो उसको इमीडिएटली वो प्रोसीड करेगी इस तरीके से एग्जीक्यूट या इन्फोर्स करने के लिए कि जो मुस्लिम्स के लिए या क्रिश्चियंस के लिए या और किसी भी कम्युनिटी के लिए ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। ये ज़रूरी थोड़ी है ना। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अगर स्टेट के पास यानी कि अथॉरिटी के पास अगर इन मैटर्स में लेजिस्लेट करने की पावर आती भी है तो इस बात से डरना नहीं है, या ऐसा नहीं सोचना है कि ये फिर उस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा कि जो मुस्लिम्स के लिए या बाकी किसी और कम्युनिटी के लिए या क्रिश्चियंस के लिए ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उनके भी जो पर्सनल लॉज होते हैं उनके भी प्रोविजंस को देख के समझ के ही यूसीसी के प्रोविजंस बनाए जाएंगे, सो दैट कि ये सबके लिए फेवरेबल हो। ठीक है, एक तरीके से ऐसी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप समझ गए कि डॉक्टर अंबेडकर और के.एम. मुंशी जो दो बहुत ही, मैंने आपको बताया, प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी के बारे में क्या कहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। पहले ये वाला देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू दैट वन। इसमें एक डिजीज़ का जिक्र है, दैट इज़ इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस, जिसकी वजह से जाकिर हुसैन जो है, जो मैंने आपको बताया तबला माइस्ट्रो, उनकी डेथ हुई है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या ये डिजीज़ होती है। तो तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन, तबला माइस्ट्रो का मतलब होता है एक वेरी यू कैन से फेमस और वेरी एक्सपर्ट जो आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, ही वॉज अ म्यूजिशियन, ही वॉज अ तबला प्लेयर, तो जिसको आप कह सकते हैं एक बहुत ही माहिर कलाकार। ठीक है, जाकिर हुसैन संडे यानी कि संडे के दिन ही पास्ड अवे
सैन फ्रांसिस्को में, और इस किसी वजह से इनकी डेथ हुई है, दैट इज़ इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस। ये एक लंग डिजीज़ है, ठीक है, फेफड़ों की एक बीमारी है। तो इसको लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये एक क्रोनिक मतलब जो बहुत लंबे समय से चल रही है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ है। प्रोग्रेसिव मतलब जो बीमारी बढ़ती है, करेक्टराइज्ड बाय स्कारिंग ऑफ द लंग टिश्यू। जो लंग के हमारे टिश्यूज होते हैं उसमें स्कार्स पड़ जाती हैं। स्कार्स का मतलब होता है दाग धब्बे तरीके से आप कह सकते हैं। एंड लीडिंग टू इरिवर्सिबल लॉस ऑफ लंग फंक्शन। जो हमारे लंग्स के फंक्शन है वो लॉस हो जाते हैं, है ना, मतलब लंग्स उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, और उस लॉस को आप रिवर्स भी नहीं कर सकते, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह से भी फिर वो रिवर्स नहीं होता है। हालांकि आईपीएफ जो है इसका जो एग्जैक्ट कॉज है, क्या कारण है, वो अभी भी नहीं पता है। तो इसीलिए इसका जो टर्म है उसको मेंशन किया गया है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब वही होता है जिसका कोई क्लियर ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन मतलब कि पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये किस वजह से हो रहा है ना, एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं पता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इडियोपैथिक। अब आईपीएफ जो है वो बिलोंग करता है इस तरीके की ग्रुप ऑफ कंडीशंस जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहा जाता है, जिसमें लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है या फिर स्कारिंग होती है। अब हाउ डज आईपीएफ लीड्स टू लंग स्कारिंग। अब इससे लंग इसमें स्कार्स कैसे पड़ते हैं, देखो देखो, IPF is believed to result from problems in the way the body deals with injuries, है ना। ये IPF बेसिकली मतलब जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो इंजरीज से डील करती है, तो उसकी वजह से जो कुछ समस्याएं अगर बॉडी को झेलनी पड़ती है तो उसकी वजह से IPF होता है। देखो, बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस है दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन स्कारिंग। अगर कभी लंग में कोई इंजरी हुई हो, ठीक है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि डस्ट, अगर आप ज़्यादा एक्सपोज हैं टू द डस्ट, टू द स्मोक, टू द इन्फेक्शंस, है ना, या फिर हो सकता है कि आपके ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज की वजह से भी आपके लंग्स में कोई इशू हुआ हो। ऑटो इम्यून डिजीजेज या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, जनरली आपके इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि जो आप कह सकते हैं जो बॉडी में अनवांटेड इश्यूज हैं उनसे डील करना। बट कभी कभी हमारी बॉडी जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमारी बॉडी के हेल्दी पार्ट्स के अगेंस्ट काम करने लगता है, तो दैट इज नोन एज दी ऑटो इम्यून इश्यूज या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कभी कभी इस तरीके का जो लंग में इंजरी होती है ना, द बॉडी अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू। तो इस इंजरी की वजह से जब इंजरी हुई तो फिर बॉडी अटेम्प्ट करती है कि जो डैमेज्ड टिश्यू है उसको रिपेयर करने का अटेम्प्ट करती है, ठीक है। इन अ हेल्दी रिस्पॉन्स दिस रिपेयर इज कंट्रोल्ड एंड टेम्परेरी। अब जब बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और रिपेयर कर रही है हमारे बॉडी के जो डैमेज टिश्यूज हैं उनको, तो अगर वो रिस्पॉन्स एक हेल्दी रिस्पॉन्स है तो ये जो रिपेयर है वो कंट्रोल्ड तरीके से होता है और टेम्परेरी होता है। एक बार वो डैमेज टिश्यू रिपेयर हो गया तो बॉडी ने फिर वो रिपेयर मैकेनिज्म बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे ये आईपीएफ की कंडीशन में ये जो रिपेयर प्रोसेस है ये डिसरेगुलेटेड हो जाता है और बॉडी जो है वो ओवर प्रोड्यूस करने लगती है कोलाजन और बाकी फाइब्रस मटेरियल्स को। मतलब एक बार आपका जो डैमेज टिश्यू है वो रिपेयर हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो ये बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है ये बंद नहीं हो रहा, ठीक है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। एक तरीके से आप ये समझिए कि किसी चीज़ को आप रिपेयर कर रहे हैं और वो रिपेयर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो चालू ही है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। उसकी वजह से जो कोलाजन है, जो बाकी फाइब्रस मटेरियल्स हैं वो ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो नॉर्मल लंग टिश्यूज रीजनरेट होने चाहिए थे, एक्सेसिव स्कार टिश्यूज बन जाते हैं। और एक्सेसिव स्कार टिश्यूज जो हैं फिर वो हमारे लंग्स के जो फंक्शन है उसको इम्पेयर या उसको प्रभावित करने लगते हैं, ठीक है। अब ये जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, इसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स में मैंने आपको बताया कि स्कार्स पड़ जाते हैं, वो रिवर्सिबल स्कार्स हो जाते हैं, फिर उनको ठीक नहीं किया जा सकता। ये मैकेनिज्म जो है, द मैकेनिज्म बिहाइंड इट इज अंडर रिसर्च। ये जो मतलब पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इसकी अभी रिसर्च चल रही है साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के द्वारा। लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑल लाइकली हेल्प ट्रिगर दिस फॉल्टी रिपेयर प्रोसेस। तो ये जो फॉल्टी रिपेयर प्रोसेस है, मतलब जिस वजह से हमारा बॉडी जो रिपेयर करता है लेकिन वो कंट्रोल्ड तरीके से या टेम्परेरी तरीके से रिपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि वो रिपेयर मैकेनिज्म एक बार शुरू हुआ तो वो लगातार चालू ही है। वो किस वजह से होता है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स मैंने आपको बता ही दिया, डस्ट का ज़्यादा एक्सपोजर है, स्मोक का ज़्यादा एक्सपोजर है, ठीक है। यानी फिर बॉडी में अगर कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है,
इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो बेसिकली अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसके थ्रू बॉडी रिपेयर करती है डैमेज्ड सेल्स वगैरह को, डैमेज टिश्यूज वगैरह को, है ना। अगर वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो उससे ये प्रोसेस जो फॉल्टी रिपेयर प्रोसेस है ये शुरू बॉडी में हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, जो इसके लक्षण हैं वो क्या हैं। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो थिक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। उनका जो एक्सपेंशन है, क्योंकि लंग्स आपको पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग्स हमारे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो लंग्स जो है वो थिक हो गए, स्टिफ हो गए, तो उनका जो एक्सपेंशन है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन मुश्किल हो जाता है। इससे हमारी ब्रीदिंग जो है, जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। सिम्टम्स इसमें यही बताए गए हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब कि आपकी जो, जैसे आप सांस लेते हैं ना, तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने मान लीजिए बहुत तेज़ चले हों, भागे हों, दौड़े हों, सीढ़ियाँ चढ़े हों, तो आपकी सांस फूलने लगती है, ठीक है, आप हाफने लगते हैं, उस तरीके को बोला जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ड्राई कफ, है ना, शरीर में सूखा कफ आने लगता है, फटीग, थकान महसूस होती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें इससे होती हैं। और समय के साथ साथ जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल हैं वो भी कम हो जाते हैं, कॉजिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर। अब आईपीएफ जो है वो बेसिकली जो हमारे लंग्स में इंटरस्टिशियम है ना, इंटरस्टिशियम बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं, जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई समझते हैं कि हमारे जो, जैसे हमारी जो ये होती है, मैं अगर आपको इसका सिस्टम समझाऊं तो जो विंड होती है वो एंटर करती है लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद यहाँ ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद ऐसे करके जो फेफड़ों में जाती है, तो उसके एंड में एक छोटे छोटे आपने देखे होंगे, अगर आप, इफ़ यू हैव सीन द डायग्राम ऑफ लंग्स, तो उसके जो एंड होते हैं, है ना, जहाँ पर आपको लगता है कि ब्लड वेसल्स आर एंडिंग, उसके एंड में आपको कुछ, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कहें, ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स देखा है, अंगूर, अंगूर का जो गुच्छा है वो देखा है, ठीक है, तो उस तरीके के आपको कुछ अंगूर के गुच्छे टाइप, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, दे आर नोन एज एल्वियोलाई। वो एल्वियोलाई बेसिकली होता क्या है, उन एल्वियोलाई का काम ये होता है कि जब, और वो एल्वियोलाई के चारों तरफ जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई का बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारी ये आ रही है ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वी आर इनहेलिंग दी ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच एयर, सॉरी ऑक्सीजन रिच एयर को जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो जब अंदर जा रही है, एल्वियोलाई तक पहुंच रही है, और उसके चारों तरफ जो है दे आर द ब्लड वेसल्स, तो वहां पर बेसिकली जो ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो यहीं पर होता है, एल्वियोलाई या एयर सैक्स में, ठीक है। अब ये एयर सैक्स में बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इसके जो टिश्यूज हैं वो क्या हो चुके हैं, दे आर अफेक्टेड, तो उसकी वजह से जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है, एल्वियोलाई में आनी है, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन रिच एयर ब्लड में जानी है, उसका एक्सचेंज प्रभावित हो जाता है। और इसी वजह से होता क्या है कि जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ऑक्सीजन का एंटर होना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है, मैंने आपको वही बताया कि इसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ब्लड में गिरने लगता है, ठीक है। आई होप बात समझ रहे हैं, क्लियर है। अब इस बीमारी का खतरा किस किस को हो सकता है, हु इज एट अ रिस्क, तो इसको लेकर यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आईपीएफ है ये बहुत, वैसे जनरली मतलब इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। अगर आप पूरी दुनिया में बात करें तो हर 10,000 लोगों में से लगभग 0.09 से लेकर 1.3 के बीच में होता है, और इंडिया में भी इतना ही आंकड़ा है कि मतलब आप मान लीजिए कि 10,000 में से एक व्यक्ति को, ठीक है, मैक्सिमम के आसपास। अब ज़्यादातर केस जो है वो 50 साल से ऊपर वाले लोगों में पाए जाते हैं, और मेन यानी कि पुरुषों में जो खतरा है वो ज़्यादा है। करंट और फॉर्मर स्मोकर्स है वह हायर रिस्क, कि जो लोग स्मोकिंग अभी कर रहे हैं या पहले कभी करी है उनमें खतरा ज़्यादा हो सकता है। एंड जेनेटिक डिस्प्रपोजिशन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑल्सो प्लेज आर रोल इन सम केसेस, यानी कि जेनेटिकली भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा, कुछ मामलों में जेनेटिकली भी ये ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है, कि अगर किसी को जेनेटिकली रहा हो किसी के परिवार में तो उनको भी होने का चांसेस रहता है। और वहीं अगर आप कुछ इस तरीके के डस्ट, वुड या मेटल पार्टिकल से अगर आपका लंबे समय तक एक्सपोजर होता है तो इससे भी इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसका जो डायग्नोसिस है यानी कि बीमारी की पहचान और ट्रीटमेंट वो कैसे काम करता है,
तो उसके लिए ये लिखा गया है कि हाई रेजोल्यूशन के सीटी स्कैन्स किए जाते हैं, पल्मोनरी फंक्शंस यानी कि जो आपके लंग्स के फंक्शंस हैं उनके टेस्ट होते हैं, लंग की बायोप्सीज होती हैं, तो उससे आप इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। हालांकि कुछ केसेस में पहले जो बाकी तरीके की लंग डिजीज़ेज़ हैं उनको रूल आउट करना पड़ता है कि कहीं और बीमारी तो नहीं है, और अगर वो सारी बीमारियां नहीं हैं तो देन डॉक्टर्स कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये बीमारी हो सकती है। देन एंटी फाइब्रोटिक डिजीज़ ड्रग्स इसमें दी जाती है, क्योंकि फाइब्रोसिस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स जैसे कि पिरफेनिडन और निंटेडेनिब इस तरह की बीमारी दी जाती है, मतलब सॉरी इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं। और इस तरीके की दवाइयों से भी होता क्या है कि जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है, यानी कि जो बीमारी आगे बढ़ रही है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन थेरेपी, लंग एक्सरसाइजेस ये सब की जाती है। और कुछ एडवांस केसेस में वुड रिक्वायर द लंग ट्रांसप्लांट्स, अगर कुछ ज़्यादा बड़े केसेस हैं तो उनमें लंग ट्रांसप्लांट्स भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस जो है वो क्रिटिकल है, ताकि जितना जल्दी डायग्नोस हो सके उतना जल्दी आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये लिखी गई है कि ट्रीटमेंट इज एम्ड एट ओनली रिलीविंग द सिम्टम्स एंड स्लोइंग डिजीज प्रोग्रेशन, कि जो भी इसमें ट्रीटमेंट या इलाज किया जाता है ना, उससे सिर्फ जो सिम्टम्स हैं, जो आपको लक्षण है, उनमें थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है, या जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है कि जिस तरीके से बीमारी आगे बढ़ रही है वो थोड़ा सा स्लो हो सकती है। ज़्यादातर केसों में जो पेशेंट्स की हेल्थ है दैट टेंड्स टू वर्सन ओवर टाइम डिस्पाइट थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट, थेरेपीज ट्रीटमेंट के बावजूद जो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन है वो वर्सन या ख़राब ही होती जाती है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, है ना। ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं, थेरेपीज़ दे रहे हैं, तो उससे जो बीमारी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी, बट एक तरीके से इसका कोई इलाज यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो उसका एंड फिर मतलब इनएविटेबल है कि ही विल अल्टीमेटली डाई ड्यू टू दिस डिजीज़। द ओनली थिंग इज़ कि अगर ट्रीटमेंट वगैरह होता है तो फिर वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, बट अदरवाइज इसका कोई ऐसा परफेक्ट इलाज नहीं है कि दिस कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये साइंस एंड टेक बेस्ड आर्टिकल आपके लिए हो गया, साइना डिजीज़ आप कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज रिलेटेड। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं इस आर्टिकल की, दैट इज़ रिलीजन एंड रिजर्वेशन, धर्म और आरक्षण। अब देखिए ये क्या मुद्दा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसका कंटेक्स्ट पहले समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ओरली ये ऑब्जर्व किया है कि दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि जो रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाता है वो धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया है। 2 जजों की बेंच, दैट इज जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस KV विश्वनाथन, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 मई के एक फैसले को चुनौती दी गई थी, उसकी ये सुनवाई कर रहे थे। और कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में जो 77 कम्युनिटीज़ हैं, 77 कम्युनिटीज़ हैं, 77 समुदाय हैं, क्लासेस हैं, उनके रिजर्वेशन को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, जिसमें से 75 कम्युनिटीज़ जो है वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी, है ना। इनको बेसिकली कोटा मिला हुआ था OBC के अंतर्गत, तो इनके कोटे को जो है वो ख़त्म वहाँ पर कर दिया गया कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। और उसी के खिलाफ जो चुनौती है, मतलब उसी फैसले को, हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और उस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बात कही है कि रिजर्वेशन जो है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। आई होप यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 26 नवंबर के दिन कोर्ट ने ये रिजेक्ट की एन अपील अगेंस्ट द डिनायल ऑफ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट टू अ विमेन फ्रॉम पुडुचेरी आफ्टर होल्डिंग दैट शी वॉज अ बॉर्न क्रिश्चियन एंड कुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि एक महिला है पुडुचेरी की, उनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट देने से मना किया गया। और किस आधार पर मना किया गया कि वो महिला जो है वो बॉर्न क्रिश्चियन है। ठीक है, वो जन्म से ही, पैदाइश से ही क्रिश्चियन है, ईसाई है, और वो उनको किसी भी कास्ट के साथ एसोसिएट नहीं किया जा सकता है। तो इस बारे में भी मतलब जब अपील की गई तो कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन रिलीजन एंड रिजर्वेशंस has been debated since the commencement of the constitution in 1950। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है
1950 से, तब से ही धर्म और आरक्षण के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको लेकर डिबेट होती रहती है। सेंटर और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही दे हैव सॉट टू डिफाइन द एक्सटेंट टू विच रिलीजन कैन बी कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन। ठीक है, दोनों ने ही इस बात को चाहा है कि ये एक्सटेंट डिफाइन किया जाए कि कौन सा धर्म जो है उसको रिजर्वेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये लगातार ये चीज़ें होती रही हैं, अब हम इसको समझेंगे। तो मुस्लिम्स के लिए अगर हम ओबीसी कोटा की बात करें तो आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है, ठीक है, आर्टिकल 16 मतलब फंडामेंटल राइट्स, इसका जो क्लॉज 4 है वो क्या कहता है, वो स्टेट को ये पावर देता है टू रिजर्व द पोस्ट्स in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। ठीक है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 यही कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए किसी पोस्ट को रिजर्व कर सकती है जो स्टेट की ओपिनियन में सर्विसेज अंडर द स्टेट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसी पावर स्टेट के पास अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है। लेकिन while there is no bar on identifying a religious group as the beneficiary of reservation within the OBC and ST quotas, efforts to include religious groups or communities within the scope of reservation have mostly been in the OBC category। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई बार या ऐसी कोई आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिलीजियस ग्रुप्स को रिजर्वेशन का लाभार्थी विद इन द ओबीसी और एसटी कोटाज रखने के लिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनको नहीं रखा जा सकता है ना। लेकिन जो एफर्ट्स किए जाते हैं रिलीजियस ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन का स्कोप रिजर्वेशन के दायरे में लाने के लिए वो जनरली ओबीसी कैटेगरी में किया जाता है। अब केरला ने बेसिकली मुस्लिम्स को जो है वो ओबीसी कोटा दिया हुआ है, मतलब मुस्लिम्स को ओबीसी कोटे के अंदर रखा है 1956 से, कर्नाटक ने 1995 से और तमिलनाडु ने 2007 से। ठीक है, दे हैव सॉट टू इंक्लूड मुस्लिम्स अंडर दी ओबीसी कोटा, है ना। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो भी ये मतलब चाहते हैं कि मुस्लिम्स को ओबीसी कोटे में रखा जाए। कर्नाटक में मुस्लिम्स को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया आफ्टर द थर्ड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ द स्टेट विच वॉज चेयर्ड बाय जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1990 में ये कहा कि मुस्लिम्स एज अ होल कुड बी कंसिडर्ड एज सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ठीक है, कि ये जो मुस्लिम्स हैं इनको मतलब सारे के सारे मुस्लिम्स को आप सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको आप सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंसिडर कर सकते हैं, तो फिर सबको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस थर्ड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने कहा और उसके बाद से ही कर्नाटक ने मुस्लिम्स को ओबीसी रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद 2006 में एक और कमीशन बनता है या एक और कमेटी होती है, दैट इज जस्टिस राजेंद्र सचार कमेटी। इसको अपॉइंट किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, क्योंकि 2006 की मामला है, यूपीए 1 के टाइम के। ठीक है, अब इसमें ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी टू इंक्वायर इनटू द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स, फाउंड दैट द रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स ओबीसीज was abysmally low in government jobs, which suggested that benefits of entitlement meant for the backward classes are yet to reach them। तो इसमें यह कहा गया, इन्होंने ये पाया इस कमेटी ने, है ना, कि जो मुस्लिम्स के सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस की इंक्वायरी इन्होंने की और ये पाया कि मुस्लिम ओबीसीज का जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में वो बहुत कम है, और ये सजेस्ट किया कि जो बेनिफिट ऑफ एंटाइटलमेंट्स हैं, है ना, बैकवर्ड क्लासेस के जो बैकवर्ड क्लासेस को बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनको भी मिलने चाहिए। इसके बाद एक केस यहाँ पर दिया गया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी आप कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट है 1992 का। इस केस को क्या कहा जाता है, मंडल केस, है ना। और मंडल केस में यानी कि जो इंदिरा सोहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द पर्पस ऑफ ओबीसी कोटा वाज टू एड्रेस द हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय सर्टेन ग्रुप्स। कि ओबीसी कोटा का जो पर्पस है या ओबीसी कोटा ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ हिस्टोरिकल तौर पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हुआ है, एंड नो क्लास ऑफ सिटीजन्स कैन बी क्लासिफाइड एज बैकवर्ड
solely by reasons of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them. और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन्स को बैकवर्ड आप सिर्फ इन चीज़ों के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं या ये जो कम्युनिटी है ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग कर रही है तो ये इस वजह से क्या है, बैकवर्ड है। आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया, कोर्ट ने ये कहा कि रिलीजन एंड अदर फैक्टर्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी वर रेलिवेंट, दे कुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया टू प्रोवाइड रिजर्वेशन विद इन द ओबीसी कोटा। ठीक है, कि रिजर्वेशन या बाकी फैक्टर्स जो हैं वो रेलिवेंट तो हैं, ठीक है, लेकिन मतलब आप लेकिन उसको आप सोल क्राइटेरिया नहीं मान सकते। ठीक है, सोल क्राइटेरिया मतलब वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि मतलब आप कुछ मुस्लिम्स को, ठीक है, आप मान लीजिए जैसे कोई मुस्लिम है, अब मुस्लिम के अंदर भी अलग अलग क्लासेस या कम्युनिटीज होती हैं, तो आप उन सभी क्लासेस या कम्युनिटीज को ओबीसी कोटा में नहीं रख सकते। वो भी सिर्फ ये कह के कि ये मुस्लिम्स है तो ये मान लिया जाए कि ये एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ऐसे नहीं। हाँ, लेकिन उन मुस्लिम्स के अंदर है ना, मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी अगर कोई कम्युनिटीज़ हैं, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं, कोई स्पेसिफिक क्लासेस हैं, कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो वाकई में बैकवर्ड हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली अगर कोई वाकई में बैकवर्ड है तो उनको कोटा दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरे के पूरे कम्युनिटी को या पूरे के पूरे आप कहिए कि सारे के सारे मुस्लिम्स को उठा के आपने जो है वो कोटा दे दिया और इस आधार पर कि ये तो मुस्लिम्स हैं और ये मान लिया जाए कि ये एजुकेशनली, सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जैसा कि ये कर्नाटक के 3rd बैकवर्ड क्लास कमीशन में कहा गया था, वो चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब इसी रूलिंग के आधार पर, इसी फैसले के आधार पर कलकत्ता के हाईकोर्ट ने जो ये 77 क्लासेस का ओबीसी रिजर्वेशन है वो खारिज किया। उनका ये कहना था कि ये जो कोटा है ये प्रोवाइड किया गया विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द बैकवर्डनेस ऑफ दीज क्लासेस, कि इन क्लासेस की बैकवर्डनेस को डिटरमाइन नहीं किया गया, उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का यूज नहीं किया गया, है ना, तो इसलिए इनको खारिज कर दिया। रिलीजन इंडीड अपीयर्स टू हैव बीन द सोल क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग दीज कम्युनिटीज एज ओबीसीज। तो इन्होंने यही कहा है कि सिर्फ ये माना जा रहा है या मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रिलीजन के आधार पर इनको ओबीसी कोटा दिया गया है ना। यहाँ पर जो 2 जजेस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, दैट इज जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा, इनका ये कहना था। एंड दिस कोर्ट्स माइंड इज नॉट फ्री फ्रॉम डाउट दैट द सेड कम्युनिटी हैज बीन ट्रीटेड एज अ कमोडिटी फॉर पॉलिटिकल एंड्स, कि इस कोर्ट का जो माइंड है दैट इज नॉट फ्री ऑफ डाउट, मतलब कोर्ट को ये डाउट है कि ये जो कम्युनिटी है इनको सिर्फ एक अपने राजनीतिक मकसद के लिए, अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद कन्वर्जन की अगर हम बात करें, कन्वर्जन एंड द एससी कोटा। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल और है, दैट इज आर्टिकल 341। उसका क्लॉज 1 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द कास्ट्स, रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट्स और ग्रुप्स विद इन कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स विच शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ये प्रोविजंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के पास 2-3 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो इस टॉपिक में से जनरली लगभग हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट भी रहता है बट यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसको समझिए। आर्टिकल 341 के क्लॉज 1 में ये प्रोविजन है, ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि किसी भी कास्ट को, अब ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी कास्ट को, पूरे के पूरे रेस को या ट्राइब को या उसके किसी पार्ट को, ठीक है, उसके किसी पार्ट ऑफ या ग्रुप को विद इन दैट कास्ट, रेस और ट्राइब को शेड्यूल कास्ट घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित जाति। ठीक है, और जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ उसके कुछ समय के बाद ही प्रेसिडेंट ने इशू किया एक ऑर्डर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, और उसमें हर राज्य में जो एससी कम्युनिटीज हैं उनकी लिस्ट मेंटेन की गई है। ठीक है, क्लॉज 3 जो है इस ऑर्डर का वो ये कहता है कि दैट नो पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति हु प्रोफेसेस अ रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेस कर रहा है, मतलब जो धर्म फॉलो कर रहा है, अदर देन सिख, अदर देन हिंदू, सिख और द बुद्धिस्ट रिलीजन, शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट।
उसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इन 3 धर्मों के अलावा किसी भी और धर्म को मान रहा है, हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म के अलावा, शेल बी डीम टू बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि इनमें से कोई भी किसी और धर्म को मानने वाले वो एससी कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, ये ऑर्डर ओरिजिनली जो है दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, लेकिन बाद में इसको एससी हिंदूज जो कन्वर्ट हुए हैं सिखिज्म में उनके लिए और बुद्धिज्म में जो कन्वर्ट हुए हैं उनके लिए भी एक्सटेंड किया गया 1956 और 1990 में। अब इस ऑर्डर को जो है वो देखो चैलेंज किया गया। ये जो ऑर्डर था जिसमें ये बात लिखी गई, इस ऑर्डर को 1983 में 1983 में एक कॉबलर मतलब मोची जिसका नाम था सूसाई, ठीक है, उसने चैलेंज किया। ही बिलोंग टू दी एससी आदि द्रविड़ कम्युनिटी, लेकिन इसको जो एससीज के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो इसको नहीं दी गई। ठीक है, तो इसने, और क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ही वॉज अ क्रिश्चियन कन्वर्ट, वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया था। तो इसने इस आधार पर इस जो ये ऑर्डर था उसको चैलेंज कर दिया। अब सूसाई ने कोर्ट के सामने ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट का ऑर्डर है, जो शेड्यूल कास्ट का ये ऑर्डर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभाव करता है। एंड डिस्पाइट हैविंग कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी ही वॉज स्टिल अ मेंबर ऑफ आदि द्रविड़ कम्युनिटी। ठीक है, कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन अभी भी वो आदि द्रविड़ कम्युनिटी का मेंबर तो है, तो इसलिए उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए पर नहीं मिल रहे हैं। अब कोर्ट ने ये जो मामला था, इसका नाम है सूसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का केस। ठीक है, यहां पर कोर्ट ने ये तो आंसर नहीं किया कि क्या कोई रिलीजियस कन्वर्ट वो अपनी कास्ट को, मतलब कास्ट का जो स्टेटस है वो रिटेन करेगा रिजर्वेशन के बाद या नहीं। होल्डिंग दैट दिस वुड बी सफिशिएंट टू एक्सेस सुप्रीम कोर्ट बेनिफिट्स, इट सेड दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव दैट इवन आफ्टर कन्वर्जन द हैंडीकैप सपोर्ट फ्रॉम सच कास्ट मेंबरशिप कंटिन्यू इन देयर ऑपरेसिव सीवियरिटी इन द न्यू एनवायरमेंट ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि पर्सन को यह प्रूव करना होगा कि कन्वर्जन के बाद भी, कि उन्होंने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया उसके बाद भी जो इस तरीके की कास्ट की वजह से जो उन्होंने तकलीफें झेली हैं, क्या वो नए धर्म में जाने के बाद भी उनको झेल रहे हैं, ये चीज़ें उनको प्रूफ करनी होगी। ठीक है, एंड द पुश फॉर इंक्लूडिंग अदर रिलीजियस कन्वर्ट्स प्राइमरीली हिंदूज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम विद इन द एससी कोटा हैज सिंस प्रोग्रेस इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदूज जो हैं, ठीक है, वो एससी कोटा में आ सकते हैं। हिंदूज हु आर कन्वर्टेड टू सिखिज्म वो आ सकते हैं, हिंदूज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आ सकते हैं, बट ऐसे हिंदूज हु आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वो एससी कोटा में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, यही प्रोविजन है। तो इसलिए ये जो बाकी रिलीजियस कन्वर्ट्स में शामिल करने वाला है, मतलब कि हिंदूज जो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं उनको एससी कोटा में लाने के लिए जो प्रयास रहे हैं वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में प्रोग्रेस हुए हैं। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्ट एंड स्टॉप, कि कभी किसी ने कुछ इनिशिएटिव लिया फिर वो इनिशिएटिव खत्म हो गया। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया 1950 के ऑर्डर को अमेंड करने के लिए, और वो ये था कि उसमें क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन वो बिल कभी पेश हुआ ही नहीं। फिर 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा एक कमीशन बनाया गया यूपीए 1 सरकार, यूपीए 1 गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें क्या कहा गया देखो, ये बनाया गया था टू लुक इनटू वेरियस इश्यूज ऑफ इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। और इन्होंने, इस कमीशन ने ये पाया कि द कास्ट सिस्टम टू बी एन ऑल परवेडिंग सोशल फिनोमेना शेयर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियन कम्युनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन परसुएशंस। कि कास्ट सिस्टम जो है वो ऑल परवेडिंग सोशल फिनोमेना है। ऑल परवेडिंग का मतलब है कि सर्वव्याप्त है। शेयर्ड बाय ऑल इंडियन कम्युनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन परसुएशंस, कि कौन सा वो धर्म अपना रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है ना। और कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि वंस अ पर्सन हैज बीन इंक्लूडेड इन अ शेड्यूल कास्ट लिस्ट, a willful change of religion on his part should not affect adversely his or her schedule caste status। कि अगर एक बार कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है, ठीक है, वो अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है,
तो उसका जो ये शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो खत्म नहीं होना चाहिए, शुड नॉट अफेक्ट एडवर्सली हिज और हर शेड्यूल कास्ट स्टेटस, ऐसा कमीशन ने रिकमेंड किया। इस पैनल की फाइंडिंग जो है वो फिर कुछ सालों के बाद उस पर विवाद हुए, है ना। कन्वर्ट्स टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ रिजर्वेशंस। और अभी भी जो हिंदूज या किसी भी और धर्म के लोग, वैसे मतलब हिंदूज ही जनरली मैं कहूँगा क्योंकि उनके पास एससी कोटा होता है, तो जिनके पास कोटा है, अगर वो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एससी रिजर्वेशंस, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैसला है, जो 1950 का शेड्यूल कास्ट का जो ये ऑर्डर था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को फिर चैलेंज किया गया। एक केस था दैट इज गाजी सादुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये केस जो है वो 2004 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने 2011 में ये कहा कि वो इसका जो क्लॉज 3 है उसको एग्जामिन करेंगे, और एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ नॉट इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स अलोंग साइड बुद्धिस्ट एंड सिख्स, कि बुद्धिस्ट और सिख के साथ साथ क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। फिर अप्रैल 2024 में कोर्ट ने डिसाइड किया टू डिले द हियरिंग, की हियरिंग arguments in the case after noting that center had set up a commission to examine whether religious converts should retain their scheduled caste status। तो अप्रैल 2024 में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई कुछ समय के लिए टाल दी, क्योंकि उसको ये पता लगा कि केंद्र ने एक कमीशन बनाया है, और वो कमीशन इसीलिए है, यही एग्जामिन करने के लिए कि जो रिलीजियस कन्वर्ट्स हैं क्या उनका शेड्यूल कास्ट स्टेटस रिटेन होना चाहिए या नहीं, उसके लिए कमीशन बनाया गया है। और सेंटर ने यहाँ पर ये सबमिट किया है दैट इट हैड नॉट एक्सेप्टेड द रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007 रिपोर्ट, कि रंगनाथ मिश्रा का जो कमीशन था उसकी 2007 की जो रिपोर्ट थी उसको यहाँ पर सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और एक नया कमीशन बनाया है अंडर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज के.जी. बालकृष्णन। इनके अंडर में एक कमीशन यहाँ पर सरकार ने फिर से बनाया है। अब ये जो बालकृष्णन पैनल है, इसने कई सारी पब्लिक हियरिंग्स की हैं कई सारे राज्यों में, और नवंबर 2024 में इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, अक्टूबर 2025 तक का, कि ये तब तक अपनी रिपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। अब जब ये अपनी रिपोर्ट देंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि फिर क्या इस कमीशन का रिकमेंडेशन है और क्या सरकार उसको मानती है या नहीं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक और चीज़ कंसिडर कर रही है कि क्या a religious group as a whole can be provided reservation as an OBC। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, जो वो 3rd बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था कर्नाटका का, कि मुस्लिम्स हैं तो सारे मुस्लिम्स को ओबीसी का कैटेगरी को कोटा दे दिया जाए, कैटेगरी में रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह भी कंसिडर कर रहा है कि क्या किसी रिलीजियस ग्रुप को एज अ होल, पूरे के पूरे रिलीजियस ग्रुप को रिजर्वेशन दिया जा सकता है एज एन ओबीसी या नहीं। 2005 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक कानून लेके आए कि 5% रिजर्वेशन जो है वो मुस्लिम्स को दिया जाएगा ओबीसी कोटा के अंतर्गत, जिसको आंध्र प्रदेश की सरकार ने उसी साल खारिज कर दिया, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने, सॉरी, है ना। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के केस में हुआ, उसी वैसे ही आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का यूज़ नहीं किया है टू लेबल मुस्लिम एज अ होल एज अ बैकवर्ड क्लास, की मतलब वही है कि मुस्लिम्स में से देखा नहीं गया कि कौन वाकई में बैकवर्ड है या नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम्स को ओबीसी में रख दिया गया, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है that it would hear the case after deciding the challenge to reservations for EWS। जो EWS है, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस है, उसके जो रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है उसके केस को डिसाइड करने के बाद इस केस को देखा जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा था। लेकिन अभी तक कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ी है। कोर्ट ने ये जो 2022 के नवंबर में, यानी कि लगभग आज से 2 साल पहले ही, जो 10% EWS कोटा है उसको सही माना है, ठीक है, उसको माना है कि इट इज़ करेक्ट, उसमें कोई मतलब कोई उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, तो उसको ठीक माना है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस फैसले की सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली जब तक वो जो के.जी. बालकृष्णन वाला कमीशन है उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, अक्टूबर 2025 तक का समय उसमें दिया गया है, उससे पहले इस मामले की सुनवाई होगी या इस पर कोई फैसला आएगा ऐसा लगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी वजह से उन्होंने सुनवाई यहाँ पर टाली है ना। अभी अप्रैल 2024 में हमने देखा जो वो क्या गाजी सादुद्दीन वाला जो केस था उसमें, है ना। चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा आपको रिलीजन एंड रिजर्वेशन को लेकर, है ना। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं।
आई होप आपको आर्टिकल्स जो है वो समझ में आ रहे हैं। अपने फीडबैक या कुछ सजेशंस आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर हमें दें। और जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि आप में से जो भी लोग इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स आपका पहला स्टेज रहेगा जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स सीसेट की टेस्ट सीरीज़। आप अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, जो आपको सिर्फ 849 रुपीज़ में मिल रही है। सिमिलरली अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको 699 में मिल जाएगी। ओनली जनरल स्टडीज़ अवेलेबल एट 449, है ना। और अगर आप बात करते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ की तो वो आपको मिल जाती है 299 में, और सीसेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं 249 में। तो इसमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट, सवाल, कोई क्वेरी है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से ये बता दूँ कि सीसेट की हमारी लाइव क्लासेस का जो नया बैच है 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लें। द बैच स्ट्रेंथ विल बी लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स। आप में से जितने भी लोग एनरोल करना चाहते हैं प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द एंड, बिल्कुल अंत तक का वेट ना करें। हो सकता है कि एनरोलमेंट फुल हो जाए एंड बैच गेट्स क्लोज्ड, तो इसलिए जल्द से जल्द एनरोल कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। और आपने अगर किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ भी आप हमारे वीडियोस को देख के नया सीखते हैं या कुछ भी आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा बहुत बेनिफिट हमें भी मिलेगा, फाइनेंशियली हेल्प होगी हमारी। और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए आपके साथ और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आप कुछ सजेशंस, फीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर आपके साथ आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।